बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 बायोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर हुए और आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट मतलब मतवाज़न ग़िज़ा। ये पूरा चैप्टर हम न्यूट्रिशन के हवाले से पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने स्टार्ट में प्लांट्स की न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने एनिमल की न्यूट्रिशन जो है वो स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने ह्यूमन की न्यूट्रिशन की बात की स्पेशली, और उसमें हमने ह्यूमन के जो न्यूट्रिएंट्स थे उनकी बात की कि वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो फूड कंपोनेंट में जो है वो ज़रूरी होते हैं। और उसके बाद हमने जो है वो वाटर और डाइटरी फाइबर्स का पिछला जो है वो प्रीवियस लेक्चर रिकॉर्ड किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस्ड डाइट यानी मतवाज़न ग़िज़ा। तो आइए देखते हैं कि ये बैलेंस्ड डाइट या मतवाज़न ग़िज़ा क्या चीज़ है और हमें इंसानों को, ह्यूमंस को ये किस हिसाब से जो है वो चाहिए होती है। तो सबसे पहले जो बैलेंस्ड डाइट है उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि बैलेंस्ड डाइट होती क्या है। अ बैलेंस्ड डाइट मे बी डिफाइंड एज द वन। एक मतवाज़न ग़िज़ा वो ग़िज़ा होती है जिसमें जिसमें क्या हो, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों, जिसमें तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्ज़ा मौजूद हों। मतवाज़न ग़िज़ा या बैलेंस्ड डाइट उस ग़िज़ा को कहते हैं जिसके अंदर तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्ज़ा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों। इन करेक्ट प्रोपोर्शन फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन करेक्ट प्रोपोर्शन फॉर दी नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा, सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि ज़रूरी ग़िज़ाई अज्ज़ा यानी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो खुराक के अंदर मौजूद हों, बल्कि उनका सही तनासुब में होना भी मौजूद है, जो है ना वो ज़रूरी होता है। जो बैलेंस्ड डाइट है उसमें दो चीज़ों की हमने बात की है कि एक तो उसमें तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्ज़ा मौजूद हों और दूसरा वो तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्ज़ा यानी वो तमाम जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो सही करेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर, सही तनासुब के अंदर भी मौजूद हों। ये ना हो कि हम बैलेंस्ड डाइट, हम इस हिसाब से उस डाइट को बैलेंस्ड डाइट समझ लें कि हमने तमाम न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो चुटकी चुटकी ले ली हैं और हमने वो खा ली हैं तो हमारी जो है ना वो बैलेंस्ड डाइट की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई है। नहीं, ऐसे नहीं होता, बल्कि उनका उतना होना ज़रूरी है जितना हमारी बॉडी, हमारी एज के हिसाब से या हमारी एक्टिविटी के हिसाब से या हमारे जेंडर के हिसाब से हमें चाहिए है। ठीक है, तो ये बैलेंस डाइट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अ बैलेंस्ड डाइट मे बी डिफाइंड एज द वन विच कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक मतवाज़न ग़िज़ा वो ग़िज़ा होती है जिसके अंदर तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्ज़ा, तमाम ज़रूरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सही तनासुब के साथ मौजूद हों और वो सही तनासुब क्या हो, वो हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी हो। ठीक है, तो ये होगी हमारी बैलेंस डाइट की डेफिनेशन। इसके बाद है कि ह्यूमन रिक्वायर वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन ऑर्डर टू कीप देम हेल्दी एंड फिट। इंसान को मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिएंट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के ग़िज़ाई अज्ज़ा रिक्वायर होते हैं ताकि वो अपने आप को हेल्दी और फिट रख सके, ताकि वो एक सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो गुजार सके। दीज न्यूट्रिएंट्स शुड बी टेकन अप्रोप्रिएटली इन डाइट। और उन न्यूट्रिएंट्स को हमेशा एक सही तनासुब से, एक सही रेशो से, सही प्रोपोर्शन से इंसान को लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक न्यूट्रिएंट को बंदा जो है वो बल्क अमाउंट में यूज़ करता रहे और दूसरे न्यूट्रिएंट को वो बिल्कुल यकसर इग्नोर कर दे। ठीक है, अगर ऐसा करेगा तो उसकी वो डाइट बैलेंस्ड डाइट नहीं समझी जाएगी और ना ही उसकी नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट बॉडी की हो सकेगी। तो बैलेंस्ड डाइट जो है वो हमें किस हिसाब से चाहिए होती है उसका एक ये छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है कि बैलेंस डाइट इज़ रिलेटेड टू वंस। एक बैलेंस डाइट हम किस हवाले से कह सकते हैं कि ये बैलेंस डाइट है, तो वो उसके लिए हमें एज को, जेंडर को और फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं हमारी बॉडी की, उनको मद्देनज़र रखना पड़ेगा। मुख्तलिफ़ एज के लोगों को मुख्तलिफ़ बैलेंस डाइट रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह
मेल्स को और तरह की बैलेंस डाइट चाहिए, फीमेल्स को और तरह की बैलेंस डाइट चाहिए। और एक्टिविटी के हिसाब से भी कि अगर एक बंदा जो है वो एक इनएक्टिव या सेडेंट्री लाइफस्टाइल गुजार रहा है, ठीक है, सुस्ती और काहली वाला जो है वो लाइफस्टाइल है उसका, या एक बंदा जो ऑफिस जॉब करता है तो उसको जो बैलेंस डाइट है उसके लिए वो और होगी, और एक बंदा जो है वो मजदूरी कर रहा है तो उसके लिए बैलेंस डाइट और होगी। अब बैलेंस डाइट शुड इंक्लूड डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बैलेंस डाइट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिएंट्स मौजूद होने चाहिए और एंड शुड बी अकॉर्डिंग टू द एनर्जी रिक्वायरमेंट, और उन न्यूट्रिएंट के अंदर जो है एनर्जी भी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मौजूद होनी चाहिए। इसके बाद एक चार्ट दिया गया है आपकी बुक के अंदर जिसमें कुछ जो कॉमन फूड्स हैं, कुछ जो कॉमन न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बताया गया है। तो वो चार्ट आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है और ये चार्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से, ठीक है। तो इसको जो है ना वो आपने अच्छे तरीके से याद करना है। इसमें एक साइड पे उन्होंने डिफरेंट जो फूड कंपोनेंट्स हैं हमारे, उनके बारे में बताया हुआ है कि जो हम नॉर्मली कॉमनली जनरली यूज़ कर रहे होते हैं, और उसके बाद 3 जो मेन हमारे फूड न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन वगैरह, तो इनकी परसेंटेजेस बताई हुई है इस चार्ट के अंदर कि कौन सी चीज़ के अंदर कौन सी चीज़ कितनी % मौजूद होती है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे चीज़ बताई हुई है वो है ब्रेड, रोटी, जो हम घरों में यूज़ कर रहे होते हैं। तो रोटी जो है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं 52%, लिपिड्स उसमें 3% मौजूद होते हैं और प्रोटीन्स उसके अंदर 9% मौजूद होती हैं। ये MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको अच्छे से याद करना है आपने। उसके बाद राइस यानी चावल जो है इसमें 23% कार्बोहाइड्रेट्स, 0.1% लिपिड्स, 2.2% जो है इसमें प्रोटीन्स होती हैं। उसके बाद पोटैटो यानी आलू है, आलू के अंदर 19% यानी 19% जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, 0.1% लिपिड्स होते हैं और 0.2% इसमें प्रोटीन्स होती हैं। उसके बाद एप्पल एक फ्रूट है, सेब जो है इसके अंदर 12.8% कार्बोहाइड्रेट्स हैं, 0.5% इसमें लिपिड्स होते हैं और 0.3% इसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। और उसके बाद है एग। एग के अंदर देखें आप यहाँ पे ऊपर जितने भी हमने एग से ऊपर चीज़ें पढ़ी हैं वो बेसिक या मेन सोर्स हैं या मेजर सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। उनमें आप देखें कार्बोहाइड्रेट्स की परसेंटेजेस ज़्यादा हैं। और अब जो हम सोर्स पढ़ने लगे हैं इसमें जो है वो लिपिड्स और प्रोटीन ज़्यादा होंगे, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स कम होंगे। तो एग के अंदर 0.7% जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और 12% उसमें लिपिड्स होते हैं और सबसे ज़्यादा इसमें जो परसेंटेज है वो प्रोटीन की है, वो 13% इसमें प्रोटीन मौजूद होती है। उसके बाद मिल्क है, मिल्क जो है इसमें 4% कार्बोहाइड्रेट्स वो लैक्टोज शुगर की शक्ल में होते हैं, 4% इसमें लिपिड्स मौजूद होते हैं और 3% इसके अंदर प्रोटीन मौजूद होती है। और इसके बाद बटर यानी मक्खन जो है, अब ये मक्खन या बटर जो है ये तो प्योरली एक तरह की फ़ैट होते हैं। ये हमने जब लिपिड्स वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने कहा था कि ये जो बटर होता है इसमें जो है ना वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। ज़्यादा इसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं वो मौजूद थे 30%। तो बटर के अंदर 0.4% कार्बोहाइड्रेट्स हैं और सबसे ज़्यादा इसके अंदर लिपिड्स मौजूद हैं, यानी 81% इसके अंदर लिपिड्स मौजूद होते हैं और प्रोटीन इसमें 0.6% मौजूद होती है। और इसके बाद जो है वो चिकन है, तो चिकन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल भी नहीं होते, लिपिड्स इसमें 11% होते हैं और प्रोटीन इसके अंदर 20% मौजूद होती हैं। तो ये जो चार्ट है ये हमारी जो कॉमन फूड हम यूज़ करते हैं उसके अंदर जो डिफरेंट किस्म के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उनकी परसेंटेजेस बताई गई थी। इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, ये आपको जो है वो MCQs में चीज़ें आ सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कंटेंट है आज के टॉपिक का, वो हमने ये देखना है कि बैलेंस डाइट का एज के साथ, जेंडर के साथ और एक्टिविटी के साथ क्या रिलेशन है। तो इनको अलग अलग हेडिंग्स में मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आए इसको देखते हैं। सबसे पहला जो रिलेशन है बैलेंस डाइट का वो हमने एज के साथ देखना है कि उम्र के साथ क्या ताल्लुक़ है
बैलेंस डाइट का, यानी उम्र बदलने के साथ साथ, एज बदलने के साथ साथ जो है वो बैलेंस डाइट की प्रायोरिटीज़ किस तरह चेंज हो रही होती हैं। तो पहला पॉइंट इसमें देखें, ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड ऑफ द बॉडी, जिस वक्त हमारी बॉडी जो है वो ग्रो कर रही होती है तो उस वक्त हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं उनमें मेटाबॉलिक रेट हाई हुआ होता है। यानी मेटाबॉलिक रेट मतलब उसमें जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो ज़्यादा जो है वो अमाउंट में हो रहे होते हैं, ठीक है। एंड सो बॉडी नीड्स अ बैलेंस्ड डाइट दैट कंटेन्स मोर एनर्जी। तो जब हमारी बॉडी ग्रो कर रही है और हमारे सेल्स जो हैं, बॉडी के जो सेल्स हैं, उनका मेटाबॉलिक रेट हाई है, तो उस वक्त हमें ऐसी बैलेंस्ड डाइट चाहिए होगी जिसके अंदर एनर्जी ज़्यादा हो, ठीक है। तो ऐसी बैलेंस डाइट चाहिए होगी जिसके अंदर एनर्जी ज़्यादा हो। कब चाहिए होगी? जिस वक्त हम ग्रोइंग एज में हैं, जिस वक्त हमारी बॉडी ग्रो कर रही है, हमारी बॉडी जो है वो, हमारा कद बढ़ रहा है या हमारा वेट बढ़ रहा है। जैसे एक छोटा बच्चा जो होता है उसकी जब ग्रोइंग एज होती है, जो छोटा सा पैदा होता है और वो बड़ा हो रहा होता है, तो वो उसकी ग्रोइंग एज है। तो ग्रोइंग एज के दौरान उसको ऐसी खुराक चाहिए जिसमें एनर्जी ज़्यादा मौजूद हो। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, इसमें अब ये बताया गया है कि एडल्ट्स को कितनी खुराक चाहिए, बॉयज़ गर्ल्स को कितनी खुराक चाहिए, ठीक है। तो एडल्ट्स जो होते हैं, एडल्ट्स यानी जो बालिग है बंदा, जिसकी एज जो है वो आप समझ लें कि अंदाज़न आप ये कह सकते हैं कि 21-22 साल से ऊपर का जो पर्सन होता है। तो एडल्ट्स को जो एनर्जी है, जो खुराक है वो कैसी चाहिए? वो ऐसी खुराक उनको पर किलोग्राम बॉडी के वेट के हिसाब से चाहिए जिसमें प्रोटीन कम हो, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह उसके अंदर ज़्यादा हो। एडल्ट्स को पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से ऐसी खुराक चाहिए जिसमें प्रोटीन कम हो। ये भी MCQs बन सकता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि रिलेशन ऑफ बैलेंस डाइट विद एज क्या है। तो एडल्ट्स को ऐसी खुराक चाहिए जिसके अंदर प्रोटीन कम हो। और जो ग्रोइंग बॉय और गर्ल्स होते हैं, यानी जो अभी नशोनुमा कर रहे होते हैं लड़के या लड़कियां, उनको ऐसी ऐसी खुराक चाहिए होती है उनके पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। एडल्ट्स को, यानी जो ग्रो कर चुके हैं, जिनकी ग्रोइंग एज गुजर चुकी है, उनको लेस प्रोटीनियस डाइट चाहिए, और जो अभी ग्रो कर रहे हैं उनको मोर प्रोटीनियस डाइट जो है वो रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनको ऐसी खुराक चाहिए जिसके अंदर कैल्शियम और आयरन ज़्यादा हो। अब कैल्शियम और आयरन क्यों ज़्यादा हो, इसकी डिटेल्स हम पीछे एक टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि कैल्शियम जो है, ये बच्चा जब ग्रो कर रहा होता है, छोटा बच्चा जब ग्रो कर रहा होता है, तो उसको अपनी हड्डियों की ग्रोथ के लिए, बोन्स की नशोनुमा वगैरह के लिए उसको कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है। और इसी तरह रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनकी ग्रोथ के लिए या उनकी प्रोडक्शन के लिए उसको आयरन रिक्वायर्ड होता है। तो छोटे बच्चे को ऐसी खुराक चाहिए होगी जिसके अंदर कैल्शियम और आयरन जो है वो ज़्यादा मौजूद हों। तो ये हो गया हमारा रिलेशन ऑफ बैलेंस डाइट विद एज। इसके बाद नेक्स्ट जो रिलेशन है बैलेंस डाइट का, वो है जेंडर के साथ। जेंडर का बैलेंस डाइट के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा कि हमारे यहाँ जो फीमेल्स हैं, औरतें जो हैं, वो खुराक कम खाती हैं बनिस्बत मर्दों के। असल में इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह ये होती है कि जो फीमेल्स हैं उनका मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है बनिस्बत मर्दों के। फीमेल्स, ठीक है, फीमेल्स काम करती हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ उनकी भी होती हैं, लेकिन वो मर्दों के निस्बत ज़रा कम काम कर रही होती हैं। उन्होंने ज़्यादातर फीमेल्स तो घरों में रह रही होती हैं, तो घरों में रहते हुए उनके वो जो चलना फिरना है वो लिमिटेड होता है, और मर्दों का चलना फिरना ज़रा ज़्यादा जो है ना वो हो रहा होता है, क्योंकि उन्होंने बाहर आना जाना होता है। तो इस तरह जो फीमेल्स हैं उनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो कम होता है, स्लो चल रहा होता है, और मेल्स का जो मेटाबॉलिक रेट है वो हाई चल रहा होता है। तो इसलिए फ़ीमेल्स को खुराक भी बैलेंस डाइट के हवाले से कम एनर्जी वाली भी मिल जाए तो उनका काम चल जाता है, लेकिन मेल्स को फीमेल्स की निस्बत, विमेंस की निस्बत खुराक जो है वो ज़्यादा एनर्जी वाली रिक्वायर्ड होती है। जेंडर हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ बैलेंस डाइट, यानी जेंडर का, जिन्स का भी बैलेंस डाइट के ऊपर काफ़ी जो है वो इम्पैक्ट होता है। वीमेन हैव कंपैरेटिवली लेस मेटाबॉलिक रेट। वीमेंस जो होती हैं, औरतें जो होती हैं, उनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो लेस चल रहा होता है देन मैन ऑफ द सेम एज एंड वेट। एक 25 साल की फ़ीमेल हो और एक 25 साल का ही मेल हो, तो दोनों की जो बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होगी। मेल को
बैलेंस डाइट जो है ना वो ज़्यादा एनर्जी वाली रिक्वायर्ड होगी, जबकि फ़ीमेल का जो कम एनर्जी वाली डाइट से भी गुजारा हो सकता है क्योंकि उसका मेटाबॉलिक रेट स्लो चल रहा है। सो मेन नीड अ बैलेंस डाइट दैट प्रोवाइड्स कंपैरेटिवली मोर एनर्जी। तो मेल्स को, मेन को औरतों की निस्बत ऐसी बैलेंस डाइट चाहिए होगी जिसमें एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। इसके बाद ये हमारा हो गया रिलेशन ऑफ बैलेंस डाइट विद जेंडर, जिन्स के हवाले से क्या ताल्लुक़ है बैलेंस डाइट का। इसके बाद है रिलेशन ऑफ बैलेंस डाइट विद एक्टिविटी, फिज़िकल एक्टिविटी। मतलब कि हमारी एक बंदा ऑफिस जॉब कर रहा है, ठीक है, वो चेयर पे बैठ के सारा दिन जो है ना वो गुजार रहा है, तो उसको इतनी ज़्यादा खुराक की ज़रूरत नहीं है बनिस्बत उस बंदे के जो सारा दिन अपने पाँव पे है और सारा दिन जो है वो मजदूरी कर रहा है, ईंटें उठा रहा है, रेत उठा रहा है, वज़न उठा रहा है। तो जो बंदा वज़न उठा रहा है या ईंटें वगैरह उठा रहा है तो जाहिर बात है उसकी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, तो उसको खुराक भी फिर ऐसी चाहिए होगी जो जिसमें ज़्यादा एनर्जी मौजूद हो। और जो बंदा ऑफिस जॉब कर रहा है, चेयर पे बैठ के सारा दिन काम कर रहा है कंप्यूटर वगैरह के ऊपर, ठीक है, तो उसको उसकी क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है इसलिए उसको खुराक जो है वो कम एनर्जी वाली रिक्वायर होगी। अगर वो ज़्यादा एनर्जी वाली खुराक लेगा और उतनी एनर्जी उसमें कंज्यूम नहीं हो रही होगी ना, तो उससे उसको फिर ओबेसिटी का मसला हो सकता है, यानी वो ओवर इनटेक में आ सकता है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा उसने जो है वो खुराक ली होगी। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स एंड वेरीड नेचर ऑफ वर्क। मुख्तलिफ लोगों का लाइफ स्टाइल मुख्तलिफ होता है और हर एक के काम की नोयत जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है। अ मैन विद सेडेंट्री, सेडेंट्री कहते हैं इनएक्टिव को, जिसमें ज़्यादा काम फिजिकल एक्टिविटी ना करनी पड़े। हैबिट्स डज नॉट रिक्वायर एज मच एनर्जी एज द मैन हु इज़ ऑन हिज फिट फॉर मोस्ट ऑफ द डे। एक बंदा सेडेंट्री या इनएक्टिव लाइफ गुजार रहा है, ठीक है, या उसकी जो हैबिट्स है वो ऐसी हैं कि वो कोई ख़ास फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करता, तो उसको उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट थोड़ी होंगी उस बंदे की निस्बत जो बंदा सारा दिन अपने पाँव पे है और मजदूरी वगैरह कर रहा है या वज़न वगैरह उठा रहा है। तो ये हमारा आज का लेक्चर है, इसको एक बार शॉर्ट सा आज का छोटा सा लेक्चर था तो इसको हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बैलेंस डाइट की डेफिनेशन पढ़ी है कि बैलेंस डाइट एक ऐसी ग़िज़ा होती है जिसके अंदर तमाम जो है वो ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा सही तनासुब के साथ मौजूद हों जो हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सकें। और ह्यूमंस को जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है वो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं ताकि वो अपने आप को हेल्दी और फिट रख सके, और ये न्यूट्रिएंट्स उसको हमेशा इंसान को सही तनासुब के साथ लेने चाहिए। और बैलेंस डाइट का रिलेशन होता है हमारी एज के साथ, जेंडर के साथ और एक्टिविटी के साथ। बैलेंस डाइट जो है इसमें तमाम जो है वो ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा सही तनासुब के साथ और सही एनर्जी के साथ मौजूद होने चाहिए। इसके बाद हमने पढ़ा रिलेशन ऑफ बैलेंस डाइट विद एज, कि जिस वक्त हमारी बॉडी ग्रो कर रही होती है उस वक्त हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो हाई हुआ होता है, तो उस वक्त हमें ऐसी बैलेंस डाइट चाहिए जिसके अंदर एनर्जी ज़्यादा हो। एडल्ट्स को लेस प्रोटीनियस डाइट चाहिए होती है पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से, और ग्रोइंग बॉय और गर्ल्स वगैरह को जो है वो ज़्यादा प्रोटीनियस डाइट चाहिए होती है। और इसी तरह जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको कैल्शियम और आयरन से भरपूर खुराक चाहिए होती है। कैल्शियम उनको चाहिए उनकी बोन्स की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, और जो आयरन है वो उनको चाहिए रेड ब्लड सेल्स की ग्रोथ के लिए। और उसके अलावा रिलेशन, उसके बाद हमने पढ़ा रिलेशन ऑफ बैलेंस डाइट विद जेंडर। जेंडर का भी बहुत इम्पैक्ट होता है जिन्स का। औरतों का जो मेटाबॉलिक रेट है वो ज़रा स्लो होता है मर्दों की निस्बत, इसलिए सेम एज का और सेम वेट का अगर एक मेल है उसको अपनी सेम एज और सेम वेट की फ़ीमेल की निस्बत ज़्यादा एनर्जी वाली खुराक जो है वो चाहिए होगी। और लास्ट पे हमने पढ़ा है रिलेशन ऑफ बैलेंस डाइट विद एक्टिविटी। तो इसमें हमने देखा कि मुख्तलिफ लोगों का जो लाइफ स्टाइल होता है या काम करने की नोयत होती है वो मुख्तलिफ होती है। तो जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल गुजार रहा हो बंदा, उसको खुराक कम चाहिए, कम एनर्जी वाली खुराक चाहिए बनिस्बत उस बंदे के जो बंदा सारा दिन जो है वो ईंटें उठा रहा है, वज़न उठा रहा है या कोई हार्ड वर्क जो है वो कर रहा है। तो ये हमारा आज का एक छोटा सा लेक्चर था, इसमें कोई ज़्यादा डिटेल नहीं थी, बस वो चार्ट आपने अच्छे से याद करना है। वो चार्ट जो है वो MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।